Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hijab Zahra is here and today we are going to start chapter number 6 of first year's chemistry, that is chemical bonding. So the topic we are going to study today is the chemical bond and energetics of bond formation. So first of all, let's see what is chemical bond. When you listen the word bond, it means to bind something. ठीक है कि जब बॉन्ड का क्या मतलब है कि किसी चीज़ का बाइंड होना, आपस में जुड़ना. ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें केमिकल बॉन्ड को, वी कैन से दैट अ केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स विच होल्ड्स टुगेदर टू और मोर एटम्स और आयंस टू फॉर्म अ लार्ज वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स. यानी केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स है जिसके ज़रिए से दो या दो से ज़्यादा एटम्स या आयन एक दूसरे के साथ मिलते हैं. ठीक है, और ऑब्वियसली जब एटम्स या आयन्स मिलते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास कंपाउंड्स बनते हैं. सो कंपाउंड्स के अंदर तो एटम्स या आयन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगी या जिस फोर्स के साथ वो दोनों बाइंड होते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं दैट इज़ द केमिकल बॉन्ड. अब इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं. आयोनिक बॉन्ड हो सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकते हैं, मेटालिक बॉन्ड हो सकते हैं, एट्सेट्रा. नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द रीजंस एंड द कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. केमिकल कॉम्बिनेशन क्यों होते हैं, क्यों बॉन्ड्स बनते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, इसकी वजूहात क्या हैं. ठीक है, तो पहली रीज़न हमारे पास ये है कि एटम्स या आयन्स बॉन्ड बनाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशंस शो करते हैं बिकॉज दे वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, कि अपना जो सबसे बैरूनी शेल है किसी भी एटम का वो कंप्लीट करना चाहता है. अब यहाँ भी क्वेश्चन अराइज होता है कि वो कंप्लीट क्यों करना चाहता है. वो कंप्लीट इसलिए करना चाहता है ताकि वो स्टेबल हो सके. ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि हमें दो रीजंस हमारे पास आ जाती हैं कि एटम्स एंड आयन्स फॉर्म बॉन्ड्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल. सेकेंड वन क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कंप्लीट क्यों करते हैं, टू गेन स्टेबिलिटी, ताकि वो स्टेबल हो जाएं. ठीक है, अब अगर हम स्टेबिलिटी की जब बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमें नज़र आता है कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो स्टेबल एलिमेंट्स हैं दैट आर द नोबल गैसेस. ठीक है ना, क्यों नोबल गैसेस की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की कन्फिग्रेशन को देखते हैं तो हमारे पास सबसे पहली क्या है, हीलियम है. ठीक है, हीलियम के जो पहला शेल है उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s², दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हीलियम. ठीक है, कि हीलियम के वैलेंस सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसके अलावा जो नोबल गैसेस हैं, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, एट्सेट्रा, इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो दैट इज़ Ns² एंड Np6. इट मीन्स कि इनके वैलेंस सेल के अंदर, वैलेंस सेल मीन्स कि जो सबसे आखिरी शेल है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब N हमारे पास ये जनरलाइज हमने कर दिए इन सब के लिए. ठीक है, N बेसिकली डिपेंड करता है पीरियड नंबर पर. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नियॉन की बात करते हैं तो नियॉन के लिए N की वैल्यू क्या होगी, नियॉन सेकेंड पीरियड में लाई करता है ना, तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Ns² यानी मीन्स 2s की 2 एंड 2p की 6. इसी तरह से कोई थर्ड पीरियड के अंदर कोई नोबल गैस है उसके लिए 3s² और 3p की 6 आ जाएगा. बट इन सब के वैलेंस सेल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे. ठीक है, तो हमें दो रीजंस समझ में आई कि इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्यों केमिकल कॉम्बिनेशंस शो करते हैं. पहली बात कि अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए या फिर आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए. क्यों, ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकें. तो नोबल गैस हमने कहा पीरियोडिक टेबल के अंदर मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं. मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स क्यों हैं, जब हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखते हैं तो उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर हमें दो तरह की चीज़ें नज़र आती हैं. अगर हम हीलियम की बात करते हैं तो इसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं. अगर हम हीलियम के अलावा नोबल गैसेस की बात करते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं.
तो इट मीन्स कि जब दूसरा कोई एटम नोबल गैसेस के अलावा जब हम कहते हैं कि एटम्स केमिकल कॉम्बिनेशंस शो करते हैं, ये बॉन्ड्स बनाते हैं, तो बेसिकली वो अपना डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। डुप्लेट मीन्स कि वैलेंस सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखना, 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करना, जस्ट लाइक हीलियम। ऑक्टेट मीन्स कि वैलेंस सेल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करना। ऑक्टेट मीन्स 8, ठीक है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स जब एटम्स पूरे करेंगे, ये पूरे करना चाहेंगे, तो हम कहते हैं कि वो स्टेबल होना चाह रहे हैं, जस्ट लाइक द नोबल गैसेस। इस वजह से वो केमिकल कॉम्बिनेशन शो करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं, ताकि वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी अटेन कर सकें। तो यहाँ तक हम ऑक्टेट रूल को डिफाइन कर सकते हैं। ये ऑक्टेट बेसिकली व्हाट इज ऑक्टेट, जब हम कहते हैं कि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम डिफाइन इस तरह से कह सकते हैं इसकी कि टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस सेल। कि किसी भी एटम का ये रुझान होना, उसकी ये प्रॉपर्टी होना कि अपने वैलेंस सेल में वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे, इसको हम बोलते हैं कि वो उसका ऑक्टेट रूल है, ठीक है। यानी वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाह रहे हैं। ऑक्टेट रूल को फॉलो कैसे करेगा? जब उस एटम की टेंडेंसी होगी, उसकी ये रुझान होगा कि वो अपने वैलेंस सेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे। नेक्स्ट है हमारे पास उस रीजंस को कंटिन्यू करते हुए हम कहते हैं कि चले हमें 2 चीज़ें समझ में आ गई कि एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। अब एटम्स ऑक्टेट क्यों कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ये डबलेट क्यों कंप्लीट करना चाह रहे हैं, ये बॉन्ड क्यों बनाना चाह रहे हैं? रीज़न क्या है कि वो अपने आप को स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं। जिस तरह से नोबल गैसेस हमारे पास मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल, तो वो भी चाहती हैं कि हम भी नोबल गैसेस की तरह हो जाएं, ठीक है ना। हर एलिमेंट स्टेबिलिटी चाहता है। तो अब स्टेबिलिटी वो क्यों चाह रहे हैं? टू गेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उनकी नज़दीक तरीन जो नोबल गैस है उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी उसी तरह से हो जाए। कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह से सिमिलर टू नोबल गैस होने का फ़ायदा क्या होगा कि उनकी स्टेबिलिटी भी नोबल गैस की तरह हो जाएगी, और वो वही स्टेबिलिटी हासिल करना चाहते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ हैं। एटम ने अगर स्टेबलाइज होना है, बॉन्ड बनाना है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करनी है, तो उसके लिए उसके पास कौन से वेज हैं? हम कहते हैं कि उसके पास 3 तरह के वेज हो सकते हैं, 3 तरह के रास्ते हो सकते हैं, 3 तरह के मेथड्स हो सकते हैं कि वो कैसे नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकता है। पहली बात, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दें। अब जनरली हमारे पास मेटल्स होती हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज करने से क्या मुराद है कि अपने वैलेंस उनके और मेटल्स के अंदर जनरली 3 या लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, देन वो उसको लूज करती हैं, ठीक है। यानी वो खारिज कर देती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं अपने वैलेंस शेल से। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास जनरली मेटल्स की होती है कि वो जब बॉन्ड बनाती हैं तो अपने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें पता है कि सोडियम के एटॉमिक नंबर दैट इज़ 11। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं तो इसके वैलेंस सेल के अंदर हमारे पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू सोडियम आयन। अब जब एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इट मीन्स कि इसका ये जो एस सब शेल है ये कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अब जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है इस Na पॉजिटिव आयन की, क्योंकि अब ये सोडियम Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया ना, इसकी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, दैट वुड बी ये जो येलो में आपको नज़र आ रही है 2s2 and 2p6, ठीक है। हमने कहा था कि एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स, अगर हम अब मेटल्स की बात करें ना स्पेसिफिकली, तो हम कहेंगे कि मेटल्स जनरली इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब सोडियम ने कौन सी नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन की?
दैट इज ऑफ नियॉन, ठीक है। बिकॉज अगर आप एटॉमिक नंबर देखते हैं सोडियम का तो वो 11 है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद वो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 10 हो गया। एंड ए पॉजिटिव का एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 10। तो अगर हम बात करते हैं नियॉन की तो इसका भी क्या है एटॉमिक नंबर, 10। तो इट मीन्स कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो अब रिजेंबल करती है, मिलती है टूवर्ड्स नियॉन, और इट मीन्स कि ये भी नियॉन जितना ही ऑलमोस्ट स्टेबल होना चाहता है। तो इस वजह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। नेक्स्ट हमारे पास है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। जो नॉन मेटल्स होंगी वो किस तरह से स्टेबलाइज करेंगी अपने आप को, किस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगी, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की कैपेसिटी होती है उनकी, इलेक्ट्रॉन को ले सकती हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास तीसरा जो वे है दैट इज द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग क्या होती है कि जब ना कोई फॉर एग्जांपल ये भी जनरली नॉन मेटल्स होती हैं, गैसेस, ठीक है। जिस तरह से अगर हम बात करें ऑक्सीजन गैस की तो इसके वैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करती है और ना गेन कर सकती है कंप्लीटली, तो फिर क्या होता है कि 2 ऑक्सीजन एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। इस तरह से वो हमारे पास ऑक्सीजन दैट इज डबली बॉन्डेड विद अदर ऑक्सीजन एटम, तो ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेती हैं, डबल बॉन्ड बना लेती हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास अब कुछ ऐसे भी हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पर एक एटम के अंदर दोनों तरह की टेंडेंसीज देखते हैं हम लोग, कि वो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है लाइक मेटल्स, और गेन भी कर सकता है लाइक नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल जब हम बात करें कि हाइड्रोजन और सोडियम के दरमियान बॉन्ड बनता है, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, तो वहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। कब, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन सोडियम एंड हाइड्रोजन। अभी हमने पीछे सोडियम की एग्जांपल भी देखी, हमने कहा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। इट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गेन कर लेगा। तो इस तरह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करते हैं, वहाँ पर हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो इलेक्ट्रॉन देता है फ्लोरीन एटम को, ठीक है। तो फ्लोरीन नॉन मेटल है ना, तो हमने कहा था कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन करती हैं, वो स्टेबलाइज करती हैं अपने आप को बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्लोरीन एटम ने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बना। तो कुछ एटम्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके अंदर दोनों तरह की टेंडेंसीज होती हैं, टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। उसकी हमने एग्जांपल देखी, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन जब सोडियम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, लेकिन जब वो फ्लोराइड के साथ बनाएगा इन केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू फॉर्म द हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो फिर वो क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा फ्लोरीन एटम को। तो इस तरह से इनके दरमियान केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। अब कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास ऑक्टेट रूल में। ये ज़रूरी नहीं कि हर एटम या हर केमिकल कॉम्बिनेशन जब होगा तो ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा, ऑक्टेट रूल फॉलो होगा। मींस कि उसके वैलेंस सेल के अंदर हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे तो तभी बॉन्ड बनेगा, ये तभी वो स्टेबलाइज करेगा अपने आप को। हम कहते हैं कि ऑक्टेट रूल इज़ नॉट यूनिवर्सल, मींस कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टेट रूल हमेशा ही फॉलो हो। हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो कंपाउंड बन जाते हैं बिटवीन एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, यहाँ पर फ्लोरीन और फास्फोरस के दरमियान केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया, बॉन्ड बन गया, बट यहाँ पर ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हुआ, इनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 8 नहीं हुई, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ऑक्टेट रूल फॉलो हो। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अ यूनिवर्सल रूल। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन।
एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन मीन्स कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो उसकी एनर्जी के अंदर क्या चेंज आता है, आइदर एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, तो हम अगर रिकॉल करें, हमने कहा था कि जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जब, तो फिर क्या होता है, क्यों करते हैं एटम्स, टू गेट स्टेबिलिटी। अब एक नई चीज जो हम यहाँ पे देखेंगे, हम कहेंगे बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द एनर्जेटिक्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, कि जब आपके पास एक बॉन्ड बन जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का यही हमने सारा सिनेरियो देखा ना, कि बॉन्ड फॉर्मेशन बेसिकली क्यों होती है, इस वजह से होती है कि एटम्स अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। स्टेबलाइज यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज हो सकता है, ये गेन हो सकता है। क्यों, क्योंकि एटम वांटेड टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी जब लेंगे तो क्या होगा कि एटम किसी भी नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करना चाह रहा है, और जब इस तरह से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन हो रहा है, एटम स्टेबल भी हो गया, उसने नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव भी कर लिया, देन उस सिस्टम की एनर्जी में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या चेंज आएगा उसकी एनर्जी में। तो हम कहते हैं कि जब बॉन्ड बनता है तब उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लोएड हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, यानी ये बात आपने याद रख लेनी है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो उन एटम्स की, या जो मॉलिक्यूल बन रहा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। अब पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों होगी, वो बेसिकली डिपेंड करती है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस पर, कि जिन दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है उनके दरमियान कौन सी फोर्सेस डोमिनेंट है, आइदर वो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या फिर रिपल्सिव फोर्सेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यानी उस सिस्टम की, उन एटम्स की जिनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या चेंज आता है। तो हमारे पास दो रूल्स हैं। हम कह सकते हैं कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज होती हैं, ज़्यादा होती हैं, तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मीन्स दैट कि जब भी बॉन्ड, अब हमने कहा ना कि बॉन्ड जब कब बनेगा, जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कब कम हो रही है, जब हमारे पास, ये देखिए ना, पोटेंशियल एनर्जी कब कम हो रही है, जब अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज कर रही हैं। इट मीन्स कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की, दो एटम्स की, कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी, देन बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। एक दूसरी चीज़ कि अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी वुड बी हाई, और जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी देन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन कब होगी, जब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। यहाँ से अगर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल ये दो हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स हैं। ठीक है, इनके दरम्यान में जो ग्रीन में नज़र आ रहा है पॉजिटिव का साइन, मीन्स कि इनका न्यूक्लियस है। तो जब हम, फॉर एग्जाम्पल दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, क्यों, बिकॉज दे वांटेड टू गेट बॉन्डेड, इन्होंने बॉन्ड बनाना है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन कलर के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे डॉट्स के साथ भी मैं थोड़ा सा मेंशन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और ये इस एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, और जब एक दूसरे के क्लोज आते हैं इन ऑर्डर टू गेट बॉन्डेड, बिकॉज ये दोनों बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड और इस हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इनके दरमियान क्या होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी, बिकॉज ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो सिमिलर चार्जेस के दरमियान फोर्सेस कौन सी होती हैं, रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर है। अब दूसरी चीज क्या होगी कि इनका जो पॉजिटिव साइन है, न्यूक्लियस, इस एटम के न्यूक्लियस के दरमियान और इस एटम के न्यूक्लियस के दरमियान भी कौन सी फोर्सेस होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। लेकिन इस एटम के इलेक्ट्रॉन के दरमियान और इस एटम के पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी।
इसी तरह इस एटम के न्यूक्लियस के दरमियान और इसके इलेक्ट्रॉन के दरमियान मीन्स के अपोजिटली चार्ज स्पीशीज के दरमियान कौन सी फोर्सेस होंगी? अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। इस तरह से क्लोज आते हैं, एक दूसरे के जब नज़दीक आते हैं तो दोनों तरह की फोर्सेस होती हैं। अब अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आ रहे थे कि वो बॉन्ड बना लें, ठीक है, और इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं देन द रिपल्सिव वंस, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस के मुकाबले में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएंगी तो इट मीन्स कि उस सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अब जब एनर्जी कम हो जाएगी इसका मतलब है उनके दरमियान क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब जब बॉन्ड बनेगा तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बनेगा, यानी यहाँ पे आपको नजर आ रही है ब्लैक लाइन से, कंसिडर करें कि यहाँ पर क्या हुआ है, दैट इज द बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको अगर हम दिस वन, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, सबसे नीचे जो ब्लैक में आपको नजर आ रहा है इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। अब वो यहाँ से ऊपर से उन्होंने मूव किया था ना, एक दूसरे के करीब आए, नेक्स्ट और करीब हुए, इनके दरमियान बॉन्ड बन गया। अब फर्दर अगर वो इंक्रीज करते हैं, एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, यानी डिस्टेंस और भी कम हो जाता है, तो देन बॉन्ड नहीं बनेगा। हम कहते हैं कि उनके दरमियान एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है जिस पर वो बॉन्ड बना सकते हैं। अगर उस डिस्टेंस से ज़्यादा क्लोज होते हैं तो वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज कि अगर वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे देन उनकी रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होना शुरू हो जाएंगी, उनके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर उनके बॉन्ड नहीं बनेगा। बिकॉज हमने कहा था कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डिक्रीज होती हैं तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो रही हैं। रिपल्सिव फोर्सेस ऐसी फोर्सेस जो सिमिलर चार्जेस की वजह से होती हैं, सिमिलर चार्जेस के दरमियान होती हैं, तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी तब बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ यहाँ से सीखी कि जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं तो इसका मतलब है कि उस सिस्टम की, सिस्टम क्या चीज़ है? सिस्टम आपका वो दो एटम्स हैं जो बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, और पोटेंशियल एनर्जी कम होगी देन आपके पास बॉन्ड बनेगा, और वो बॉन्ड एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बनेगा, ठीक है। अब जब रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेंट हैं देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, तो इट मीन्स कि एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और वह इंस्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। वही चीज़ ऊपर यहाँ पे डिस्कस की कि अगर वो बहुत ज़्यादा क्लोज एक दूसरे के आ जाते हैं तो वहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाती हैं, ठीक है। और जब रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी अट्रैक्टिव फोर्स के मुकाबले में तो सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और वह सिस्टम, हमने कहा था ना कि सिस्टम की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी कम होगी, ठीक है ना। यानी जब हमने बॉन्ड फॉर्मेशन की बात की थी तो हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम्स हैं आपके, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, ये लूज करते हैं, वट एवर, इन आर्डर टू गेट स्टेबिलिटी, कि वो स्टेबलाइज होना चाहते हैं। और कोई भी चीज़ तभी स्टेबलाइज होती है जब उसकी एनर्जी कम होती है, ठीक है। और जब एनर्जी कम होती है इट मीन्स कि वो बॉन्ड बना सकता है, तब बॉन्ड बनता है जब एनर्जी कम होती है। तो यहाँ पर अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएंगी तो उसकी तो एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इट मीन्स कि वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है बॉन्ड डिस्टेंस। अब मैंने आपको बताया ना यहाँ पर एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बॉन्ड बनता है उनका, ठीक है, कि बॉन्ड कब बनेगा? एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पर बनेगा बिटवीन दीज टू एटम्स, ठीक है। तो इसी को हम बोल रहे हैं दैट इज द बॉन्ड डिस्टेंस, कि उन दो एटम्स के दरमियान कितना फासला होता है जब बॉन्ड बनता है। तो हम कहते हैं कि बॉन्ड डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें, we can say that the average distance between the nuclei of two bonded atoms in a molecule, किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं दैट इज दी बॉन्ड डिस्टेंस, और इसको हम बॉन्ड लेंथ भी कहते हैं, और अदर नेम इसका कंप्रोमाइज डिस्टेंस भी है।
कंप्रोमाइज डिस्टेंस से क्या मुराद है कि आप सिंपल वर्डिंग में कह सकते हैं कि जिन दो एटम्स ने बॉन्ड बनाना है वो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि भाई ये हमारी स्पेसिफिक पोजीशन है, इससे ज़्यादा दूर, ये इससे ज़्यादा नज़दीक हमने नहीं जाना। बिकॉज अगर वो ज़्यादा दूर मूव करते हैं, ये ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, देन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस होता है, एक स्पेसिफिक फासला होता है जहाँ पर आके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है बिटवीन टू एटम्स। इसी तरह से हमारे पास ऑब्वियसली जब बॉन्ड बन रहा है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ, हमने क्या कहा था, अगेन रिकॉल करें उस चीज़ को कि सिस्टम की एनर्जी लोअर हो जाएगी तो बॉन्ड बनेगा, कम होगी एनर्जी तो ऑब्वियसली एनर्जी कम कैसे होगी, जब दो एटम्स कॉम्बिनेशन करते हैं, दो एटम्स मिलते हैं, उनकी कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी तो सिस्टम की एनर्जी कम होगी ना। फॉर एग्जाम्पल एक के पास 400 है, दूसरे के पास भी 400 है, तो ओवरऑल 800 होगी दोनों की, कम तो ना हुई, ठीक है। कम तब होगी जब वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेंगे, ठीक है। तो जब रिलीज करेंगे फिर बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होगी देन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी, so we can say that the amount of energy evolved during bond formation is called bond formation energy। ऐसी एनर्जी जो आपको बॉन्ड बनाने के लिए चाहिए होती है, ठीक है, वो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और यूज भी हो सकती है, यूटिलाइज हो सकती है फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर हम बात करते हैं दो हाइड्रोजन एटम्स की, तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 436.45 किलो जूल पर मोल